डिजी यात्रा सेफ होता है? बिल्कुल। क्या क्या हो सकता है डिजी यात्रा से? तो डिजी यात्रा का सिंपल काम ये है, यू हैव अ फेस ऑथेंटिकेशन। तो जब आप एयरपोर्ट जाते हो वो आपका चेहरा देखता है और बोर्डिंग पास देखता है, दोनों का मैच होता है एंड यू आर इन विदाउट अ ह्यूमन इंटरवेंशन। डिजी लॉकर में हम जो हमारे सारे आईडीज रखते हैं वो सेफ होता है क्या? डिजी लॉकर के अंदर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। ओके। यू हैव एक्चुअली अ पॉइंटर फ्रॉम वेयर यू आर एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम द आधार डेटाबेस। आधार कार्ड चाहिए क्यों? How do I prove who I am? Because today in a digital ecosystem, a digital identity sharing is much easier. That is, I think, the big thing which Aadhaar brought about. चाइनीज हैकर्स ने अटैक किया था टू गेट इंडिया का आधार डेटा, अब उन्होंने ले लिया, उसका करा क्या? कौन से सेक्टर्स हैं, कौन से एरियाज हैं विच यू थिंक कि उन्हें अब ऑनलाइन हो जाना चाहिए? आप ONDC ले लीजिए। तो आपने बताया कि आपने इंडिया में काम किया, अफ्रीका में काम किया, यूएस में काम किया। टेल मी चैलेंजेस क्या हैं अफ्रीका वर्सेस इंडिया में? वन शू डजंट फिट ऑल। तो जो इंडिया ने बनाया है, अगर आप आधार देखेंगे, आधार इज टुडे सर्विंग 140 करोड़ पीपल। तो ब्राजील माइट बी लुकिंग एट डिजिटल कॉमर्स, सम कंट्री रवांडा माइट बी लुकिंग एट आइडेंटिटी। सो ईच कंट्री विल हैव अ डिफरेंट प्रॉब्लम टू सॉल्व। आधार कार्ड किसी के पास हो, व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ? आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया है, आपके आइडेंटिटी कार्ड से लेके बैंक अकाउंट तक। लेकिन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे बैकबोन क्या है, और क्या हमारा डेटा इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे ट्रूली सेफ है? लोगों के पास अब एक्सेस तो है, लेकिन क्लैरिटी नहीं कि डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंट्स रखना सिक्योर है या नहीं। आधार कार्ड का मिसयूज कैसे हो सकता है? डिजी यात्रा के थ्रू आपको ट्रैक किया जा सकता है क्या? इन सब क्वेश्चंस के आंसर देंगे हमारे आज के गेस्ट सुरेश सेठी, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ प्रोटियन eGov टेक्नोलॉजीज, जिनकी कंपनी इंडिया के मेजर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के फाउंडेशन पे काम करती है, जैसे आधार। ये एपिसोड अपनी पूरी फैमिली के साथ शेयर करिए, क्योंकि डिजिटल आइडेंटिटी और डेटा प्रिवेसी के बारे में अवेयर होना हर इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रोटियन के बारे में और जानने के लिए विजिट देयर वेबसाइट मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। Tell me, India Post in 1900s and जो इतने टाइम पहले से, and India Post today 2025, क्या differences हैं दोनों? I think some things probably remain the same. जैसे? Like, the people working within the institution. We have seen people who are multi-generational still doing the postman's job. क्योंकि अर्बन में frankly, and I mean, you would realize the same, we both live in Bombay, I hardly see a postman. राइट, बिकॉज हम फ्लैट्स में रहते हैं, ऊपर अनलेस कोई स्पीड पोस्ट आएगी तो वो ऊपर आके दरवाज़ा खड़काएगा, नहीं तो नीचे चिट्ठी चली जाती है। बट द मोमेंट यू गेट इनटू अ इकोसिस्टम लाइक दिस, एज आई वाज सेइंग, विलेजेस में गए तो यू मेट पीपल। सो इसका दादा भी वही करता था, ये भी वही करता है, ये भी वही करता है। सो द ट्रस्ट दैट दे हैव इन द विलेजेस इज़ फिनोमिनल। ही इज़ एब्सोल्युटली द सन ऑफ द सॉइल। तो अगर आप एक गांव में जाओगे तो वो आज भी, किसी ज़माने में वी हर्ड दो स्टोरीज, डाकिया डाक लाया, हमने उस पर एक वो स्लोगन पे वो पूरा कैंपेन भी चालू किया था। बट ही यूज्ड टू राइट लेटर्स फॉर द फैमिलीज, स्टफ लाइक दैट, विच मीन्स ही वॉज अ वेरी ट्रस्टेड गाय, क्योंकि घर वाला चिट्ठी नहीं लिख सकता है, तो द लेडी इज डिक्टेटिंग टू हिम एंड ही इज राइटिंग एंड देन पोस्टिंग इट, और ही इज रीडिंग अ लेटर विच हैज कम इन। सो दैट सॉर्ट ऑफ ट्रस्ट वॉज ऑलवेज देयर। बट आज भी अगर मैं देखता हूँ, आज योर व्हाट्सएप, एवरीथिंग, ऑल दिस इज अवेलेबल, राइट, एंड मोबाइल फ़ोन पेनिट्रेशन हर जगह पहुँच गया, तो चिट्ठियाँ आज कम ही लोग लिखते हैं। बट पोस्ट ऑफिस का दैट ट्रस्ट रिमेन्स, सो दैट इज समथिंग विच रिमेन्स। इंटरेस्टिंग। आई हैव ऑल्सो हर्ड लॉट ऑफ स्टोरीज अबाउट कि जो इंडिया पोस्ट का पूरा इकोसिस्टम है, दैट्स टेक्निकली अ बैकबोन फॉर अ लॉट ऑफ डिलीवरी सॉल्यूशंस इन द कंट्री, एंड उनसे ज़्यादा रोबस्ट नेटवर्क किसी का भी नहीं है, एंड अराउंड द वर्ल्ड आई थिंक इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट। What is that system? Is it true, first of all? So I think when I look at from a people perspective, yes, the length, breadth, the fact that it has been so carefully nurtured, built over a number of years. This is a very nice example when we talk about, say, digital public infrastructure. This is a physical infrastructure. And in a way built by the government, not with a profit motive. Okay. So कई बार हम DPI की जब बात करते हैं, हम वही कहते हैं ना कि India has taken a very balanced position. If I look at the US, lot of your digital infrastructure is owned by corporates. Yes. And if you take another extreme, you look at somebody like, say, China, it is owned by the government.
तो इंडिया took a very sort of fine balance between the two. So हमारा जितना भी DPI create हुआ है, digital public infrastructure, the government has built the rails on which you are building then your applications for me and you to consume services. वेरी टेक्निकल एक्सप्लेनेशन, बट मैं अगर इंडिया पोस्ट को देखता हूँ, आज इंडिया पोस्ट का पूरा जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया, राइट? बिकॉज इट्स गवर्नमेंट सैलरीज, ग्रामीण डाक सेवक, एवरीथिंग इट इज रन बाय द गवर्नमेंट. सो देयर इज नो प्रॉफिट मोटिव. They've even invested in places to say last mile reach होनी चाहिए, हर जगह पर है. मेरे को ये नहीं है कि मुझे यहीं पे करना है बिकॉज यहाँ पे ट्रैफिक है, लोग हैं. द सेम एग्जाम्पल, दैट लास्ट विलेज इन कुनूर which has 5 people living there, you put a post office over there. If you were a profit seeking entity, you would have said, would never do I it. don't need to do it over here, right? So that is a physical infrastructure. So that is, I think, the first strength of that ecosystem, कि आपने सही जगह पे, you have put people out there. Then comes the point of what we talk today, giving them the right technology enablers to connect it. That is where it becomes a backbone. Because जब तक अगर वो लोग नहीं होंगे, पहली बात, you couldn't have done it. Yeah. Because you had the people, because whatever, I mean, today जो हम corporate world में भी बात करते हैं, इनकी भी तो actually in a way training हुई है ना. हम बात करते थे जब हमने IPPB सेटअप किया था, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, we almost did 1 crore man hours of training. 1 crore बहुत आसान हो जाता है बिकॉज 3 लाख डाकिए हैं, उनको अगर आप 10 घंटा करते हो, मल्टीप्लाई कर दो तो इजिली यू रीच तो नंबर लुक्स ह्यूज. बट लुकिंग एट द स्केल ऑफ द पीपल, वी इन्वेस्टेड टाइम. We gave them devices, we trained them on devices. One thing we were told upfront was to say whether 26 साल का डाकिया was very comfortable with a smartphone or it is a 70-year-old postman, they should be able to open the account in the same amount of time. That was like the benchmark for us. And we were able to actually create that interfaces on our devices to say दोनों equal time में कर पाते हैं कि नहीं. Do you think अगर ये, because you spoke about China, US, India, public infrastructure, private infrastructure, do you feel कि इंडिया में जो भी ये पब्लिक और प्राइवेट की जैसे पार्टनरशिप जैसे वर्क कर रहा है, अगर फुल्ली प्राइवेटाइज कर दें तो ज़्यादा फंक्शन फास्ट होगा? So Raj, it comes to the same point. It's not about the speed. जैसे आप फास्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज मेंट for equitable access. We use the standard term, right? Affordability, accessibility, and availability. In a country like ours, you want to reach every corner of the country. हम कई बार बात करते हैं डिजिटल डिवाइड, आपके और मेरे पास स्मार्टफोन है, किसी के पास नहीं है. तो the moment you create technology, it has to have equitable access to everybody. So infrastructure, एक मायने से digital infrastructure also has the same connotation, that you are building it like rails on which everybody can have access to. And secondly, it has to be very affordable. अब अगर एक मैं हाईवे बनाता हूँ और उस पर कहता हूँ कि मैं टोल चार्ज इतना लगाऊंगा कि यहाँ पे तो सिर्फ somebody who's driving a Rolls Royce can only get on top, but we are also catering to the cyclist and the bullock cart. तो आपका नेशनल हाईवे, आपकी रोड्स चल रही हैं, गवर्नमेंट ने बनाई हैं, टोल इज़ लाइक समथिंग विच इज़ अफोर्डेबल टू एवरीबडी. एंड अवेलेबिलिटी इज़ अगेन सेइंग कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेजिलियंस. कोविड का एग्जाम्पल अगेन 24/7 द थिंग्स वर रनिंग. सो ये चीज़ें अगर आप देखते हो तो whoever is going to invest at the infrastructure level will have to have these as the primary factors and not profit as the primary factor, right? Interesting. So you feel कि ये गवर्नमेंट के साथ भी होना चाहिए, बट यूएस में कैसे हुआ then? यूएस में तो सब प्राइवेट है. US is largely private, but today I think still if we take examples, a great example today is Digi Yatra. Right? Digi Yatra का ecosystem तो चल रहा है on Aadhaar and all that stuff, because ultimately what are you doing? You are using verifiable credentials. आपका जो boarding pass है, आप उसको एक credential में convert कर रहे हो और अपने साथ अपनी identity के साथ link कर रहे हो. अब यहाँ पे you can do it anywhere because Aadhaar is a national asset. जो भी एप्लीकेशन है आपकी जहाँ पर भी है, and each one of us who have an Aadhaar or any ID including a PAN can today link it, and each of your boarding passes becomes verifiable and you're walking into the airports. US में I do understand somebody did it, but it was done for 5 airports because that company had a network over there. So I think that is where the difference comes. Today you have built a digital public infrastructure, be it on the identity front, right? Identity is one of the core DPIs. So Aadhaar today is all pervasive because we say that 100% penetration or 99.9%.
Anybody who has an Aadhaar can today use the DigiYatra app and walk into any airport. It's a simple example. Same FASTag ले लीजिए, different ecosystems which are there. They are all running on DPIs. UPIs payments, ये आ गया आपका data-led DPIs आ गए, which is your account aggregator and all. But it is because the DPI is there. अगर private sector होगा, then आपका जहाँ तक impact है वो आप ecosystem enable कर दोगे. But it won't be national and it won't be equally available to everybody. And उस समय the entire idea was that हर एक post office को एक तरीके से बैंक का एंड पॉइंट बना दिया जाए. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली हर एक डाकिये को एक स्मार्टफोन और बायोमेट्रिक डिवाइस दी गई जिसके थ्रू वो बैंक अकाउंट खोल सकता है और कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकता है. तो दैट डाकिया बिकेम अ मोबाइल बैंकिंग डोर स्टेप बैंकिंग पर्सन हु कुड गो टू एनी विलेज, कुड गो टू एनी हाउस. एंड आई सेड द नियरेस्ट डाकिया देन बिकेम योर नियरेस्ट बैंक पॉइंट. सो वो बैंक पॉइंट आपके घर तक पहुंच गया. So using post office, the government of India was able to create last mile banking reaching every person and every village in the country. And this Dakia was not only, equipped to provide banking facilities. India Post Payment Bank, under the Payment Bank guidelines, had the ability to provide third-party products like insurance, like pension. And therefore, it became a full-scale provider of financial services who could come to your house and help you to transact. So India ke liye that became a big movement where a large physical infrastructure was converted into a digital public infrastructure so that we could take financial services right to the grassroots. Okay, tell me, what does Protean do? Exactly आप लोग करते क्या हो? And what is the future for Protean? Protean की शुरुआत 1995 में हुई. Protean was set up as a market infrastructure institution, and it was primarily formed as the first central securities depository to transform the capital markets. And at that time, challenge वही था क्योंकि capital markets में lot of the processes were paper based. So your settlement, your exchange of money, everything was a paper based process. And एक तरीके से 10 से 14 दिन लगते थे settlement के लिए. So Protean was created to create a complete digitization of this ecosystem. And पहले 7-8 साल Protean focused on the entire capital markets reforms and the capital market system creation, including ecosystem adoption. And 2003 में Protean got a unique, opportunity to diversify. At that time, we were known as NSDL, National Securities Depository Limited. And in 2003, there was a committee set up by the government to look into tax modernization. And this committee was set up under the chairmanship of Dr. Vijay Kelkar. तो Dr. Kelkar report में उन्होंने nominate किया Protean को that they should look at modernization of the tax ecosystem. Protean के इनिशियल डेज में क्या की मोमेंट्स थे जो इस ट्रांसफॉर्मेशन के टर्निंग पॉइंट बन गए आपके लिए? Challenges were very similar to capital markets. Lot of paperwork. Large companies like Reliance would almost need a truck to be able to file their returns. So the challenge between taxes assessed, taxes collected, and taxes deposited was a huge challenge. Reconciliation, transparency, these were the big issues which were there at that point of time. So Protean again stepped up to create the complete digitization of the tax information network. And under that tax modernization, we were able to do the reconciliation, we were able to bring the visibility in terms of the tax collected. And there was a disproportionate amount of tax collected due to this efficiency and transparency coming into place in the country. From there on, it was very much, looking at multiple e-governance services, citizen-centric services. So Protean started working on creating national level platforms. After tax, our next big foray was in the space of pension. At that time, PFRDA, which is the pension regulator, was looking at creating a central record-keeping agency which would create the technology backbone for the pension ecosystem. Pension ecosystem today consists of almost 14 type of entities, be it banks, be it pension fund managers, be it annuity service providers, the points of presence जहाँ पे pensioner जाके apply करता है account के लिए. तो इन सब entities को एक ही system पे लेके आना
और एक पेंशन सब्सक्राइबर के लिए राइट फ्रॉम अकाउंट ओपनिंग टू कॉन्ट्रीब्यूशंस टू विड्रॉल्स टू सेटलमेंट्स, वो पूरा जर्नी एक तरीके से एक ही सिस्टम पे लेके आना, उसका प्लेटफॉर्म, दैट इज़ व्हाट वी बिल्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. So that was again a huge transformation in the pension ecosystem. So largely, if I summarize it, so Protean started as a large organization creating national level platforms. Today we call them as digital public infrastructure. We went on to providing solutions powering digital identity. This was the onset of Aadhaar, various services like e-sign, e-KYC, e-authentication, PAN ke database pe online PAN validation. We went on to now power enterprise digitization through various solutions which are built on top of the foundational DPIs, and then powering open digital ecosystems which are in multiple fields. So while we started largely with the BFSI sector, आज Protean agri sector में काम करता है, health में करता है, education and skilling, digital commerce on the back of ONDC. So we have multiple areas we are contributing to the digital economy today. आज के टाइम पे Protean रफली कितने ट्रांजैक्शन हैंडल करता है? So आज हम 14,000 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं every single minute, but we are still behind the scenes. One of the biggest crises which happened, if you remember, COVID times. अब कोविड के दौरान सब कुछ बंद हो गया था, यहाँ तक कि लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते थे. एंड उस समय ज़रूरत थी कि लोगों तक कैसे बेनिफिट्स पहुँचाए जाएँ, वेलफेयर सब्सिडी पहुँचाई जाए. एंड द गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट लोगों के अकाउंट्स में आप सब्सिडी का पैसा डालेंगे ताकि जिनकी डेली अर्निंग्स या डेली वेजेस बंद हो गई थी क्योंकि वो काम नहीं कर सकते थे, उनके लिए किसी तरीके से थोड़ी हेल्प प्रदान की जाए. उस समय आप अगर देखिए, हाउ डिड वी मैनेज एज अ कंट्री. उस टाइम एक डाकिया आपके घर आ सकता था और आप सिंपली आधार से अपना अंगूठा लगा के अपने अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर सकते हो. So this technology, this digital infrastructure stood the test of time in a severest of crisis during COVID. Well, everything was shut down, the physical infrastructure came to a halt, but the digital systems kept on going, whether it was people opening accounts or withdrawing money or doing their daily business of paying for goods and services to be delivered to them. The digital infrastructure stood the test of time. So in 2021, as Protean was diversifying into multiple areas. While we started our journey as a depository, we went on to do taxation, pension, working with almost 7 ministries covering 19 national level projects. As we saw 2021, it was also a point of inflection. India was moving towards creating multiple open digital ecosystems. Protean as a company went far beyond the BFSI sector. We started doing digital commerce. We were looking at work in the space of agriculture, health, education, skilling. So we were diversifying as an organization, and a thought came to say, why don't we look at a name change? Because branding is very important. NSDL, our core brand name, always stood for trust, for security. It was equally the need of the hour to say that how do you, while you retain your identification with trust and security, it is equally important you bring in agility, you bring in adaptability, because technology is changing day in and day out. So as the company started moving into multiple sectors, into showing new technology adoption, we decided to change the name. And what better than calling it Protean? Protean, as you know, is the Greek god of adaptability, stands for agility, stands for forward-looking thinking. And we therefore changed the name of the company from NSDL to Protean. डिजिटल इंडिया बनाते बनाते कब लगा कि ओके, दिस इज एक्चुअली बिग, दिस इज एक्चुअली चेंजिंग लाइफ? अगर आप देखेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वॉज डीमेटेरियलाइजेशन. द मोमेंट यू आर एबल टू रिमूव पेपर आउट ऑफ द वे, your ability to scale and do a large number of transactions became possible. So आज अगर हम कैपिटल मार्केट्स देखते हैं और उसकी ग्रोथ देखते हैं, लॉट ऑफ इट वाज ड्यू टू द फैक्ट दैट वी कुड डीमेटेरियलाइज, ब्रिंग रियल टाइम ऑनलाइन सेटलमेंट्स इन प्लेस. एंड उसमें कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स भी हैं, इफ़ यू मे. एक तो ये पॉइंट था कि आज हम एसेट टोकनाइजेशन की बात करते हैं. Protean maybe created the first asset tokenization way back in 1996 when we dematerialized the physical securities.
बट उसके साथ एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी, क्योंकि जब तक आपके हाथ में आपका शेयर सर्टिफिकेट नहीं होता है, आप अगर 1995 के बारे में सोचें तो लोगों को यही था, अगर मैं ये शेयर सर्टिफिकेट दे दूंगा तो वेयर इज़ एग्जैक्टली द ओनरशिप, राइट? सब कुछ डिजिटल हो जाता है. एंड वी हैड इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स. There was a shareholder who was holding the shares of Tata Shares, and he refused to give his physical share certificate, saying इस share certificate तो Mr. JRD Tata का signature है इस पर, so मैं इसको नहीं देना चाहता. आपने digitize करना है कर लीजिए, but I want to keep hold of my securities. So there were interesting anecdotes as we revamped or reimagined the system, and these were some of them which happened at that point of time. I think सबसे important चीज़ ये है कि जब भी डिजिटाइजेशन आप इस स्तर पे करते हैं एट द इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल, एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है कि हमारी कंट्री काफ़ी लार्ज है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है. डिजिटल लिटरेसी हर जगह पे अलग अलग लेवल या स्टेज पे होगी. तो यू हैव टू मेक श्योर एवरीबडी इज़ इंक्लूडेड एंड पार्ट ऑफ इट. सो एनी क्रिएशन ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूजन हैज़ टू बी अ डिज़ाइन प्रिंसिपल, नॉट एन आफ्टर थाट. सो एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि जब भी हमने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया किसी भी सेक्टर के लिए, आप पैन ले लीजिए, पेंशन ले लीजिए, या न्यू एज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबसे पहले ये सोचा गया कि हर आदमी और हर औरत को हाउ आर यू गिविंग देम एक्सेसिबिलिटी टू इट, राइट? एक्सेसिबिलिटी बिकम्स इम्पॉर्टेंट. तो जिनकी अपनी डिजिटल क्षमता नहीं है, जिनके पास से स्मार्टफोन नहीं है या जो लैपटॉप या कंप्यूटर पे काम नहीं कर सकते हैं, आप उनके लिए भी यही सुविधा कैसे प्राप्त करेंगे? तो उसके लिए वी मेड श्योर कि ईदर इट इज़ अ सेल्फ सर्विस मॉडल और इट इज़ एन असिस्टेड सर्विस मॉडल. आज हम पूरे देश में 4 लाख से ज़्यादा एजेंट्स हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं अगर आपने पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना है या पेंशन का अकाउंट खोलना है. और ये एजेंट्स आज पूरे देश में फैले हुए हैं और ये रेगुलेटेड हैं या सिक्योर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. एंड इस तरीके से हम इंश्योर करते हैं कि हर लेवल के लोग डिजिटली और रादर डिजिटल सर्विसेज को कंज्यूम कर सकें. एंड इसके साथ इम्पॉर्टेंट हो जाता है लिटरेसी. एक तो डिजिटल लिटरेसी है और एक फाइनेंशियल लिटरेसी है. एंड इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट सबको समझाना कि अगर आपका ये फिज़िकल सर्टिफिकेट फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ आपका जो पैसा है, आज हम UPI इस्तेमाल करते हैं, हम कैश एक्सचेंज नहीं करते हैं, अल्टीमेटली आपका पैसा डिजिटली किसी वॉलेट में या अकाउंट में पड़ा हुआ है. सो इट हैज़ बीन अ ह्यूज एक्सपीरियंस इन एनेबलिंग द इकोसिस्टम. सो हमने जो भी लार्ज स्केल प्रोजेक्ट किया है, तो हमारा काम सिर्फ यही नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी तैयार करेंगे, हम पूरे इकोसिस्टम में उसको कैसे इस्तेमाल करना है, वो कैसे आपका पैसा सिक्योर है, आपको कैसे वो ट्रस्ट मिलेगा कि आपका पैसा और सब सही जगह पर हैं और you still have control over it. Those were important things in enabling the ecosystem. So the company has always played the role of a huge ecosystem player while at the same time creating the technology which is inclusive, which caters to the last mile person and ensures everybody is equally having equitable access. आज अगर आप बायर और सेलर देखते हैं, वो डिजिटली जो goods or services provide करते हैं, most of the sellers today are confined to large dependency on large platforms. So those platforms today take the decisions which sellers to get in, and they also make sure they have control on the buying side. तो किस बायर को क्या गुड्स दिख रहे हैं, किस वैल्यू पे दिख रहे हैं, सो दे कंट्रोल द एंटायर एंड टू एंड एक्सपीरियंस. क्योंकि अब जब भी कोई भी डिजिटली ख़रीदने जाते हैं, आप एक प्लेटफॉर्म में जाते हैं और उसके सेलर्स को एक्सेस करते हैं और वहाँ से बाय एंड सेल करते हैं. सो ONDC became a experiment initially where we are looking at seeing that if you separate the buyer and the seller side, ताकि आप एक सेंट्रल गेटवे या राउटर बना दें, to use a word, which becomes the open network, जिसमें any buyer or any seller can plug in and they can discover each other, to take it very technically. But ultimately इसका आइडिया ये है कि आज अगर 10 एप्लीकेशंस हैं जो बाय साइड पर हैं और सिमिलरली 10 एप्लीकेशन सेल साइड पे हैं, एज अ बायर व्हेन यू लॉग इनटू एनी एप्लीकेशन यू कैन सी ऑल द सेलर्स ऑन द सेलिंग साइड, राइट? And if on the selling side you have a chota kirana store or a small artisan, when he comes and he becomes connected to the ONDC network, then all the buying applications will have ability to see that seller. So that seller does not have to create the buying site for himself.
एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं इसके कंपैरिजन में इज़ द यूपीआई एग्जाम्पल। आज जब अगर आप बैंक ए से बैंक बी में पैसा भेजते हैं तो वो दोनों बैंक्स बायलैटरली कनेक्टेड नहीं हैं, दोनों बैंक्स यूपीआई के नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं एंड योर मनी मूव्स अक्रॉस फ्रॉम वन टू द अदर। सो व्हाट हैपेंड वाज यूपीआई बिकेम द सेंट्रल राउटर और द नेटवर्क जिसके साथ सभी बैंक्स कनेक्ट हो गए एंड यू कैन मूव ट्रांजैक्शंस टू एंड फ्रो बिटवीन एनी बैंक। सो अगर हर एक बैंक एक दूसरे के साथ डायरेक्टली एंगेज करता, यू वुड हैव थाउजेंड्स ऑफ कनेक्शंस हैपनिंग व्हिच आर बायलैटरल इन नेचर। ONDC works in a very similar way. So by unbundling it, what happened with that was that everybody got democratic access to the buyer market and to the seller market. मैं अगर एग्जांपल लूँ तो आप कहिए कि आप अमेज़ॉन की एप्लीकेशन में जाएंगे और आपको फ्लिपकार्ट के सेलर दिख रहे होंगे, तो आप किसी सेलर से कहीं से भी खरीद सकते हैं। So that was the idea. So ONDC was envisaged as a digital public infrastructure, the infrastructure layer on which all the buyers and sellers will get registered and you will then provide equitable access to everybody. तो Protean का रोल आपको मैं थोड़ा विस्तार में बताऊं। हमने 2021 में ये ओपन प्रोटोकॉल्स के साथ एक इकोसिस्टम बनाया था जहां हम ट्रांसपोर्ट और मोबिलिटी को देख रहे थे। दिस वाज इन कोची। वहाँ पर द आइडिया था, वहाँ पे मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट होता है क्योंकि इट्स अ सी साइड सिटी। So the idea was you have buses, you have taxis, you have even boats that you take to complete a journey to go from point A to point B. The idea was to create an open network जिसमें multimodal transport उस नेटवर्क पे आ जाएगा और जब आप कोई राइड बुक करना चाहेंगे आपको सभी दिखेंगे, आपको बोट्स भी दिखेंगी, आपको बसेस भी दिखेंगी, टैक्सीज भी दिखेंगी। एंड एट द सेंटर ऑफ इट was the open network which was created using beacon protocols. So ये standard protocols हैं, the moment you plug into it, you are able to connect the rider and the driver. And that is where the journey started. Protean created the first gateway enabling transport and mobility. Along with it, we created the registries जहाँ पर आपके drivers और riders सब उनकी registry बन जाती है. And when that model worked successfully at scale in Kochi, and that time COVID was coming and there were problems in terms of access, remoteness. The idea came saying why can't we take the similar concept and apply it to digital commerce, ताकि जो भी छोटे छोटे किराना हैं जहाँ पे आज लोग जाके सामान खरीद नहीं सकते वो डिजिटली अपनी सर्विसेज शो करें और लोग उनको खरीद सकें. So that was the fundamental idea behind it. Since we had created this open network successfully for mobility, we were able to bring the same technology and the same protocols to enable digital commerce. The Government of India established a National Advisory Council. It was led by Shri Nandan Nilekani and Dr. R.S. Sharma. And there were a host of other people from the industry, including us, who were party to that. And we then created the entire ONDC network, and ONDC Limited as a company was established, which was then going to look at the entire network, become the entity which would facilitate it, govern it, also create the network policies and all for the various buyers and sellers. So that is how ONDC came into being, and Protean also became one of the founding contributors to the creation of ONDC Limited. And today we are associated closely with them. We work at the infrastructure level. We are the only company which today provides the entire gateway and registry technology to enable the ONDC ecosystem. And we also create the buyer and seller applications. We are looking at doing the settlement systems. So there's a host of work we are doing in enabling the ONDC network today. What is Protean's future vision for Digital India? So the future vision is very much aligned with the Digital India vision and mission. If we look at it, the Indian government has today adopted a very well-balanced framework for creating digital public infrastructure. I think we are in a very sweet spot where the government today is looking at creating the digital rails, which are almost like creating digital playgrounds in which people can come and collaborate and innovate. And therefore, you have an infrastructure layer, and then on top of it, you're building various technologies, assisted and direct, which serve the citizens and give them the ability to consume services. The Government of India a few years ago talked about the fact that we are looking at building almost 17
digital ecosystems, moving from agriculture to education to skilling to logistics. And amongst them, the foundational digital public infrastructure blocks remain as identity, it remains as payments, and it remains as data exchange. So in सबको देखते हुए, Protean's mission is to contribute in as many DPIs and digital ecosystems as possible. The other thing, as we rightly said, was what next for us. We want to clearly go beyond India, go and solve for the rest of the world, and clearly proudly take India's digital public infrastructure and India's DPI approach to multiple nations, where we can solve for them in a manner which befits the stage at which that country is. And some of my earlier mention of DPI in a box, these are some of the things we are trying to work on and bring it out into these countries. हमें डिजी यात्रा सेफ होता है? बिल्कुल. क्या क्या हो सकता है डिजी यात्रा से ट्रैक होके? लाइक व्हाट डू यू थिंक व्हाट ऑल इज पॉसिबल? डिजी यात्रा बेसिक लेवल पे एक वेरीफाइबल क्रेडेंशियल है. तो आप क्या कर रहे हैं, जैसे आपका कोविड का सर्टिफिकेट था, उस टाइम आपने उस पर QR कोड डाल दिया था. तो कोई भी वो QR कोड स्कैन करेगा तो आपको एक सेंट्रल पॉइंट से कंफर्मेशन आ जाती है कि ये जेन्युइन डॉक्यूमेंट है. दैट्स ऑल. राइट नाउ इन केस ऑफ डिजी यात्रा आप सेम प्रिंसिपल्स पे चलिए. आपकी एक इशूअर एंटिटी है, इशू कौन कर रहा है? एक एयरलाइन आपको बोर्डिंग पास इशू करता है. राइट, दैट बोर्डिंग पास इज इशूड टू यू एज राज. अब आप अगर अपनी आइडेंटिटी उसके साथ अटैच कर लेते हैं तो जो बोर्डिंग पास है वो वेरीफाइबल बन जाता है. तो डिजी यात्रा का सिंपल काम यह है, इट इज़ जस्ट लिंकिंग द टू एंड इट्स बिकमिंग अ वेरीफाइबल क्रेडेंशियल. एंड बिकॉज यू हैव अ फेस ऑथेंटिकेशन, बिकॉज आपकी आइडेंटिटी में आपका चेहरा लगा हुआ है, तो जब आप एयरपोर्ट जाते हो वो आपका चेहरा देखता है और बोर्डिंग पास देखता है, दोनों का मैच होता है एंड यू आर इन विदाउट अ ह्यूमन इंटरवेंशन. So that is the simple concept of a verifiable credential. It can be used anywhere. But उससे वो सब बहुत सारा डेटा भी तो इकट्ठा होगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि ये पैसेंजर यहाँ से ट्रैवल कर रहा है, इतना कर रहा है, ये कर रहा है. क्या क्या कलेक्ट करते होंगे लोग? लाइक व्हाट ऑल इज गेटिंग कलेक्टेड? बिकॉज इसको बेटर करने के लिए कुछ तो डेटा कलेक्ट होता होगा, इसको और सीमलेस बनाने के लिए, फ्यूचर ऑपरेशंस के लिए, या मेकिंग माई जर्नी बेटर. So see, at a basic level, technically you don't need any data other than this. बट डिजी यात्रा लाइक ऑन द बैक एंड कुछ तो कलेक्ट कर रहा होगा ना? That I'm not sure because we don't provide that service today. तो उसके पीछे what data they are holding, because ultimately अब अगर आप देखेंगे DPDP Act is now there. So DPDP Act का जो आपका डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट है, तो वो आपका पर्सनल जो डेटा है उसके आसपास इट्स गिविंग यू द कंप्लीट फ्रेमवर्क कि आपका डेटा है, आप इसको कैसे यूज़ करना चाहते हैं. जो हम कंसेंट की बात करते हैं कि यू आर शेयरिंग योर डेटा टुडे विद एनी इंस्टीट्यूशन एंड उस इंस्टीट्यूशन को आप बताएंगे कि मेरा ये डेटा सिर्फ आपको मैं दे रहा हूँ ताकि मुझे आप लोन दे सकें. फॉर एग्जांपल, आई एम गिविंग अ सिंपल एग्जांपल, बट टू हैव द एबिलिटी टू कंट्रोल इट एंड से कि आप मुझे 2 लोन ऑफर्स दीजिए, अगले 10 दिन में दीजिए, 11वें दिन मेरा डेटा आपको शुड नो लॉन्गर बी अवेलेबल विद यू. सो यू आर बिल्डिंग दैट सॉर्ट ऑफ इकोसिस्टम under the DPDP Act, where you are saying कि I have full control over my data. डिजी यात्रा में भी आप जो डेटा शेयर कर रहे हैं, अल्टीमेटली आपका और मेरा डेटा है, राइट? You are going to Delhi, you've gone 10 times in the last 5 months. You prefer to go by this airline because पता होगा किस एयरलाइन का, तो वो सब डेटा है. But you should have the ability to say, can this be used, can this not be used? You give the consent. But उस डेटा से क्या हो सकता है अगर? नहीं, but I'm saying, so there are 2 parts, right? One is to say on the positive side, if you say, I choose my travel data to be shared. ठीक है. अब कल को आप किसी साइट पे जाते हैं and that site will know कि Raj always likes to travel by business. Raj likes to take a morning flight. So I can give you a better curated experience. But provided you give me the right to use your data. The other thing is you can say, I don't want my data to be shared. So anybody who can create a value-added service may not be able to provide it. The other part clearly is, if somebody wants to abuse the data, or you look at it negatively to know Raj ki, what is his behavior, which flights does he take,
and I want to have a visibility. ये सुबह निकलते हैं, हर मंडे को इनका घर खाली होता है. So you can take it to any negative extreme, right? बट इज इट इतना पॉसिबल होता है ऐसा पिन पॉइंटेड करना? I don't think इतना डिटेल में होगा, बट एग्रीगेशन तो आ जाता है. डिजी लॉकर में हम जो हमारे सारे आईडीज रखते हैं वो सेफ होता है क्या? So actually डिजीलॉकर थोड़ा सा इसका to bring clarity, डिजीलॉकर के अंदर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है. डिजीलॉकर इज लाइक एक्चुअली अ पॉइंटर, जहाँ भी डॉक्यूमेंट है इट इज देयर वेयर इट इज इशूड. फॉर एग्जाम्पल आधार कार्ड ले लीजिए. आधार कार्ड इज नॉट कम इन टू डिजीलॉकर. ओके, You have actually a pointer from where you are accessing data from the Aadhaar database. Similarly, PAN card ले लीजिए, आपका e-PAN होता है, ये सब पीछे से. So it's more like a pointer. तो इट्स नॉट लाइक उसके अंदर it कुछ is not stored नहीं like है. there is today a huge vault created in the country where all sort of documents are sitting in one place. It's not They like are all residing where they are. You are actually using DigiLocker as a conduit, you can say, from where you are able to access those documents. टॉकिंग अबाउट आधार कार्ड चाहिए क्यों? हम लोग बहुत बोझ करते हैं हमारा आइडेंटिटी है, एक क्रिएशन है. एवरी गवर्नमेंट पर्सन और पीपल हु प्रोवाइड टेक्नोलॉजीज लाइक यू टॉक अबाउट इट. क्या होता है आधार कार्ड से? So Raj, simple. Let's go to the fundamentals. हाँ. How do I prove who I am? पासपोर्ट से. पासपोर्ट कितने लोगों के पास है? अगर आज भी देखिए, if you look at global numbers, not getting into specifics, but there's a huge amount of people who don't have an identity as such. ठीक है. Right? अपने देश में ले लीजिए कि even if you look at a pre-Aadhaar era, we used to talk about the fact that there was only 20-30% account penetration. Now, account penetration is still an outcome, right? It's not a number to talk about. ठीक है. Idea is कि कितने लोगों के पास एक्सेस था कि मुझे बैंक से लोन मिल पाए या मैं सेविंग्स अपनी बैंक अकाउंट में डाल पाऊँ, तो अकाउंट नहीं खोल सकते थे क्योंकि आइडेंटिटी नहीं थी. कौन हो तुम ये पता ही नहीं. कौन हो तुम ये पता नहीं है. अब गाँव में आप जाते हो, वही है कि पंचायत में आपको एक चिट्ठी दे दी saying कि ये मेरी आइडेंटिटी है. So RBI used to run with multiple, and आज भी है what we call as OVD, officially valid documents, to open an account. I mean, use this document and I can identify you. So that was all over the place in paper and everything, right? And there is identity, and then there is digital identity. Okay. So that's a big difference, because today in a digital ecosystem, a digital identity sharing is much easier. Right, and that is I think the big thing which Aadhaar brought about. कि जैसे चाइनीज हैकर्स ने रिसेंटली अभी आधार डेटा पे अटैक किया था. यू नो अबाउट दिस? नहीं, I didn't read anything. You didn't? हाँ, so it was a while ago that चाइनीज हैकर्स ने अटैक किया था टू गेट इंडिया का आधार डेटा. अब उन्होंने ले लिया, उसका करा क्या? What can they do? कर तो लिया हैक, क्या हो जाएगा? See, pure play, I don't think there's anything sitting in the Aadhaar database itself other than what we know. It's your name, it's your birth date, it's your whatever. But then your maybe biometric. financial information, because But it banks is are not sitting related. with Aadhaar. It is not sitting with Aadhaar. अच्छा. Right, Aadhaar database is very pure and simple. जो 3-4 attributes हैं वहीं पर है. तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा. तो वहाँ पे कुछ नहीं. It's a bank data which is more. It is more other things problem. which come out of it, right? What you are today using it to consume services on, which is where you was earlier giving the example in impersonation. अगर किसी का Impersonation, elections, but it is a lot of other subsidies, behavioral financial data which is behavioral outside. data. So that's where I was saying it's not pure play Aadhaar as the got it. point. It's more about what other data points get linked. Okay, what happens कि अगर आधार कार्ड किसी के पास हो and then उनकी डेथ हो जाए? What happens after death? आधार कार्ड में जो भी चीज़ें एक्टिव होती है, लिंक्ड होती है, वो सब तो आईडी सब एक्टिव होंगे. Yes, but end of the day, it's the person who's not using it is no longer there. So the biometric imprint goes away, na? So जो भी उससे लिंक्ड इंसेंटिव्स हो एंड किसी की अनसर्टन डेथ हो जाए तो मिसयूज़ नहीं कर सकते किड्स या रिलेटिव्स या कुछ भी उस चीज़ को. But then that's where you get things like Jeevan Praman Patra and all. Today, if you see pensions and all, they want you to come every year and do a liveliness check. कन्वीनियंस आज ये हो गई है कि पहले किसी ज़माने में नेचुरली आप लाइवलीनेस किसकी कर रहे हो चेक, यू नो समबडी who's really old. That entire physicality of all of it. Some people can't go to the bank branches and all and prove कि I am who I am.
right? Now you can actually do it at home. You can do it yourself. आप घर में ही अंगूठा लगाओगे और आपका liveliness check हो जाता है. And you're able to keep getting your, pension or benefits and stuff like that. And कैसे, why are you unhackable? Like, why? So I think it's 2003 से काम कर रहे हो, बहुत sensitivity में काम कर रहे हो, बहुत अच्छी security provide करी है, pipeline हो. So I think one is it becomes the DNA of the company. क्योंकि अगर आप ऐसा काम करते हो, then your biggest focus goes on security, on controls. Because as we look at it, between 2003 and now 2025, technology itself has evolved so much. Whether it is people being able to hack into data and likewise the security protocols which exist today. Today we talk a lot about cybersecurity. Even if I look back, 15 years ago, we were not talking about cybersecurity with that level of, that level of intensity, because there was not so much digital data. The more data becomes digital, the more the chances of anything getting compromise comes into play. So I think एक DNA है company का, where there's a lot of focus on security, and that is where we clearly sort of have maximum focus. You also got the DMAT. DMAT was when we were a depository, which is where we started the company. So Protean started as NSDL, the first central securities depository. That time it was created as a market infrastructure institution. तो क्यों DMAT की जरूरत क्यों पड़ी, कैसे start हुई, what's the story behind DMAT account आया कब? See, capital markets also had huge amount of inefficiency. And you won't have seen those days, but paper and the settlement times were as long as 14 days. Okay. So exchange of shares between the buyer and the seller, ability to then also exchange money, the person who's buying has to pay and the seller has to receive the money. These were almost 14-day cycles. So huge inefficiency in the way this was done. You've seen, movies now which show, how the stock exchanges were run, how they were calling out buy, sell, everything. So that was the whole challenge. So it naturally has an inefficiency in the system, and inefficiency also at times leads to fraud. Because the moment you are dealing with so much paper, the ability of, fraudulating at that point of time becomes much easier. So one of the intent was to modernize the entire stock exchange. And DMAT came into play at that point of time, where you said, what if we digitize these share certificates? But ये start idea seed कहाँ से हुआ? तो seed वहीं से हुआ कि इसको efficient कैसे करना है. So in a way of speaking, today we talk about tokenized assets, right? It's a new term. Yeah. NSDL in a way created the first tokenized asset in the country. Yeah. Right? Your share certificate got tokenized. Now, look at it, we are talking almost 30 plus years ago, 1995. Right? Aaj it's still easier to imagine, but you're giving your share certificate away and you have nothing in hand. People actually said, अब मेरे पास बचा क्या? क्योंकि जब तक वो हाथ में कागज था, तब तक you were saying, I have this asset, it's mine. Yeah. Even today, people grapple with what is a tokenized asset, right? आप कहते हो ये पेंटिंग है, इसको मैं टोकनाइज कर दूंगा. आप कहते हो जब तक दीवार पे लगी है, आर्टिस्ट का सिग्नेचर है, it's real, but the moment you tokenize, what the hell does it mean? True. So that is where we started. And then the whole idea was it became much more efficient. Today, we talk about real-time settlement. It's not just about settling the financial transaction. It's about settling the tokenized assets. And that is the big change which happened, which made the system efficient, and secondly, it became scalable. आज हम जितनी number of transactions करते हैं, now imagine if you were still doing it physically, you would have, I'll hazard a guess saying you would have only done 100th or 1000th of those transactions with any sort of physical infrastructure in place. So that scalability, everything came because of that. Interesting. आज कहाँ पे inefficiencies देखते हो इंडिया में? कौन सी चीज़ें हैं, कौन से सेक्टर्स हैं, कौन से एरियाज हैं विच यू थिंक कि उन्हें अब ऑनलाइन हो जाना चाहिए? आज अगर आप देखेंगे तो इवन गवर्नमेंट आज देख रही है कि अलग अलग सेक्टर्स में हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करें. आज एक नई, आई वोंट इवन से नई टर्म, इट्स 4-5 साल से ज़्यादा इसकी बात हो रही है, जो हम कह रहे हैं ओपन डिजिटल इकोसिस्टम, ODE. ओपन डिजिटल इकोसिस्टम वही है
बेसलाइन वही है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आप बनाइए। अब सेक्टर्स जहाँ पे हम ये कर रहे हैं, आप ONDC ले लीजिए, इसका भी आधार इज ओपन डिजिटल इकोसिस्टम फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो आज चैलेंज क्या आता है, आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल एंड उसके बाद हम उसको मल्टीपल सेक्टर्स में इन अ वे सिमिलर प्रिंसिपल्स अप्लाई कर सकते हैं। ODE का बेसिक बेस ये है कि आप एक यूनिफॉर्म एक्सेसिबिलिटी दे रहे हो टू एन इकोसिस्टम। लेट्स टॉक डिजिटल कॉमर्स। एक छोटा किराना स्टोर है, उसके पास क्या ऑप्शन है? यहाँ तो वो एक जाएगा किसी प्लेटफॉर्म कंपनी के पास। व्हेन आई से प्लेटफॉर्म कंपनी, इट कुड बी एन Amazon, इट कुड बी अ Flipkart। तो दे ओन द एंटायर इकोसिस्टम, इट्स प्लेटफॉर्म सेंट्रिक। वो मर्चेंट्स को भी लेके आते हैं और वो कंज्यूमर्स को भी लेके आते हैं। आज अगर आपको Amazon पे कुछ खरीदना है तो आप Amazon की एप्लीकेशन में जाएंगे और जो आपको मर्चेंट्स दिखेंगे वो सब Amazon ने ऑन बोर्ड किए होते हैं, राइट? सो इट इज़ अ प्लेटफॉर्म। अब आप एक अगर छोटा किराना है और आप चाहते हैं कि आपके गुड्स एंड सर्विसेज डिजिटली पूरे देश में विजिबल हों, तो आपको किसी प्लेटफॉर्म के पास जाना पड़ेगा और उससे लिंक करना पड़ेगा, और उस प्लेटफॉर्म के जितने कस्टमर्स हैं वही आपके गुड्स को देख सकते हैं, राइट? नाउ टेक द फंडामेंटल्स ऑफ इंटरनेट और ईमेल, विच इज़ अ वेरी नाइस एग्जांपल ऑफ एन ओपन डिजिटल इकोसिस्टम। क्योंकि आज लेट्स से यू हैव योर ओन ईमेल डोमेन rajshimani.com, राइट? एंड मेरा डोमेन इज़ protean.com। जब मैं एक नई कंपनी बनाता हूँ, यू कैन ऑलवेज सेंड एन ईमेल टू मी, राइट? इट डजंट स्टॉप। आई डोंट हैव टू डू अ यूनिलैटरल कनेक्ट विद यू। सो देयर इज़ अ सेंट्रल प्रोटोकॉल जो बना हुआ है, विच इज़ इन दिस केस फॉर ईमेल इज़ योर SMTP, जो आपको कनेक्ट कर देता है। इंटरनेट में भी सेम है। आज आप एक नया कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं, आप तो अपने लैपटॉप पे जाके उस वेबसाइट को एक्सेस कर लेते हैं। दैट वेबसाइट इज़ नॉट कमिंग स्पेसिफिक टू योर लैपटॉप। सो सेम अगर आप प्रिंसिपल लेते हैं, ONDC में सिंपल प्रिंसिपल क्या था कि एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बनाइए बीच में, जो भी उस प्रोटोकॉल में प्लग इन करेगा दे कैन सी ईच अदर एट और डिस्कवर ईच अदर, द टर्म वी यूज़। तो अगर एक छोटा किराना स्टोर है वो ONDC में प्लग करता है, लुक एट ONDC लाइक अ मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क, जैसे UPI है। आपने एक तरफ एक किराना लगा दिया, अब लेट्स से देयर आर 1000 बाइंग एप्स, डिफरेंट एप्लीकेशंस, टेक अ Paytm, टेक अ बैंकिंग एप्लीकेशन। आज आप जितनी भी एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, लेट्स से यू टाई देम इनटू ONDC, नाउ दैट मर्चेंट इज विजिबल टू एवरीबडी। तो इट इज़ वर्चुअली लुकिंग एट इट सेइंग आई गेट इनटू Amazon, but I can see all the merchants on Flipkart, I can see them on Myntra, I can see them on any other platform, and vice versa. So that is what ONDC is today creating for the ecosystem as an open digital ecosystem. तो आपने बताया कि आपने इंडिया में काम किया, अफ्रीका में काम किया, US में काम किया। टेल मी, चैलेंजेस क्या हैं अफ्रीका वर्सेस इंडिया में? डिफरेंसेस हैं क्या हैं? चैलेंजेस क्या हैं? व्हाट इज so different? So we realized when we started thinking about taking India's DPIs global, which was basically about taking the India stack to multiple countries, some of the largest opportunities जो हमको दिखी हैं, एक तो डेवलप्ड वर्ल्ड में है, जहाँ पे even under PM's vision at the end of G20, India made a very strong thrust to say that India's DPIs can be taken to the global south to enable creation of digital public infrastructure and provision of e-governance and citizen-centric services at the last mile. So we see a huge opportunity over there. पर जब हम अगर अफ्रीकन कंट्रीज़ को देखते हैं, all these countries are at different level of digitization. तो one shoe doesn't fit all. तो जो इंडिया ने बनाया है, अगर आप आधार देखेंगे, आधार is today serving 140 crore people. So it's a massive sort of identity ecosystem that has got created. So the idea was, how do you make it into modular pieces and you're able to do fast implementation in these countries? Because agar aap dekhenge, there could be a country in the global south, Brazil might be looking at digital commerce as their next digital public infrastructure. Some country, Rwanda, might be looking at identity. So each country will have a different problem to solve. So we came up with the idea of a DPI in a box. By DPI in a box, the idea was to create a playbook or an open source playbook of different digital public goods which are modular in nature, and they can be implemented very quickly depending on the readiness of the country
in terms of their existing infrastructure. एंड जो अदरवाइज आपको 2 या 3 साल लगते हैं एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, वही काम आप 3 या 4 महीने में आप एक पायलट रन कर सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट providing services leveraging that infrastructure. So DPI in a box is something which we have successfully now deployed. Currently, we've done an education DPI using a DPI in a box-led approach in Morocco, where we are enabling educators to get learning content available to them. They are able to do self-assessment and they are also able to get certification based on the same. And the idea is to expand it to the entire country. We are similarly working on a health initiative in Ethiopia, which is again looking at a similar approach to be provided over there in creating a health architecture and health framework for the nation. एक interesting point ये है कि अफ्रीका इस समय अगर आप first of all lot of times हम अफ्रीका की बात करते हैं, we talk about it like one country, right? So there are multiple countries, 50 plus, and each one is अलग अलग जगह पे है इन देयर जर्नी, राइट? ओके, तो एक तो दैट इज समथिंग इम्पॉर्टेंट. सबसे डेवलप्ड कौन सी होगी उन सब में? सो आई थिंक मोस्टली इफ यू लुक एट इट द ईस्टर्न बेल्ट अराउंड केन्या, युगांडा, टंजानिया, साउथ अफ्रीका प्रीटी मच इन इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह अगर आप ले लो. ओके, बट अलग अलग जगह पे हैं क्योंकि सम आर मिनरल रिच, सम हैव लॉट ऑफ मनी, बट इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलप होना है. तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगेन पेंटिंग अफ्रीका विद वन ब्रश इफ़ यू मे, वो कह सकते हैं कि अफ्रीका का जर्नी इज़ वेयर प्रॉब्ली इंडिया वाज 10-12 years ago. Okay. From the lot of the work we do, digital public infrastructure के बेसिस पे. अगर आप देखते हो आइडेंटिटी, कितने लोगों के पास आइडेंटिटी है और वो दे आर पार्ट ऑफ अ फॉर्मल इकोनॉमी. आइडेंटिटी बिकम्स अ बिग चैलेंज. तो जो हम यहाँ पे काफ़ी चीज़ें करते हैं, आइडेंटिटी ले लीजिए, सोशल सिक्योरिटी, पेंशन, टैक्सेशन, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कंट्रोल करना, जिसमें यू नीड गुड सॉलिड टैक्स सिस्टम्स. तो ये सब चीज़ें उनके लिए काफ़ी जगह पे डेवलप हो रही हैं. ओके, तो इंटरेस्टिंगली अफ्रीका, द रीज़न हम अफ्रीका को देख रहे हैं बिकॉज जो हम इंडिया में बात करते हैं कि हम कंट्रीब्यूट करते हैं टू डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पर लॉट ऑफ इट बिकम्स एप्लीकेबल टू अफ्रीका. एंड इंडिया बीइंग मच मोर कॉम्प्लेक्स एज अ सिंगल कंट्री, डाइवर्सिटी भी है, लैंग्वेजेस भी हैं, पीपल आर एट ऑल लेवल्स ऑफ कैपेबिलिटी. जैसे हम डिजिटल कैपेबिलिटी कहते हैं, किसी के पास फ़ोन नहीं है, किसी के पास है, किसी के पास स्मार्टफोन है. अफ्रीका में आपको सब यू विल सी ऑल टाइप्स ऑफ सिमिलर कॉम्प्लेक्सिटी कमिंग थ्रू. तो अफ्रीका बिकम्स अ गुड मार्केट फॉर अस बिकॉज हम ये सब चीज़ें वहाँ पे कर सकते. एक तरीके से जैसे हम कहते हैं टू टेक इंडिया स्टैक ग्लोबल, अफ्रीका बिकम्स अ वेरी अप्रोप्रिएट मार्केट टू डू दैट. बट वहाँ पे चैलेंजेस क्या डिफरेंसेस? तो चैलेंजेस, एक तो बड़ा चैलेंज ये है कि आपको अफ्रीका को एक लेंस से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जिस भी देश में जाओगे हर एक जगह कुछ ना कुछ इज़ ऑलरेडी डन. तो यू कांट से यहाँ पे ज़ीरो आइडेंटिटी है, लोगों के पास आइडेंटिटी होगी. अब क्वेश्चन यही आ जाता है कि आइडेंटिटी है किस प्रकार की है. दूसरा ये आइडेंटिटी है 90% लोगों के पास है या 10% लोगों के पास है. बट कोई पीपल चैलेंज या इंडिविजुअल कल्चरल चैलेंज होता है जो 2 कंट्रीज़ में, क्योंकि आप बिजनेस करते हो तो जैसे इंडिया में चीज़ें चलती होगी वैसे वहाँ पे नहीं चलती होंगी. एंड क्योंकि आप इंडिया में ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप हो, यहाँ का स्ट्रक्चर स्टिल बेटर तरीके से समझते हो. एंड इतना एडवांस मार्केट नहीं है अफ्रीका जैसे US या UK जैसे, जहाँ पे बहुत स्टैंडर्डाइज लॉ प्रैक्टिस हो काम करने की. तो अफ्रीका में क्या चैलेंज होती है? क्योंकि वहाँ का तो ना आप कल्चर समझते हो, ना लॉ कोई स्टैंडर्डाइज है, ना इक्विटी है, कुछ भी उधर एक स्पेसिफिक वे ऑफ डूइंग थिंग्स नहीं है. तो बिजनेस चैलेंजेस क्या होंगे? आई थिंक राइट, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप कह रहे हो. अल्टीमेटली फिर इसमें ये होता है कि आपकी एक एबिलिटी होनी चाहिए टू वर्क विद द लोकल पीपल. वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन अ DNA ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि अगर मैं अफ्रीका में सक्सीड करना चाहता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पर चला है वो वहाँ पर भी चलेगा. Exactly. क्योंकि टेक्नोलॉजी इज़ वन पार्ट. तो अभी तक जो भी मैं चीज़ कह रहा था, दिस इज़ मोर लुकिंग एट इट इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर
कि what are the laws, what is the supporting regulatory framework, what is the technology, what have they created till now, what are you building. ये एक आप तरीके से you can do a macro level assessment. But to make it succeed, you also need the cultural connect. हाँ. कि इन लोगों की क्या एस्पिरेशन है, क्या चलेगा, क्या नहीं चलेगा. जैसे इंडिया में I'll give a simple example. The stigma around women being out there to consume even e-governance services. We learned जब हमने M-Pesa for example शुरू किया था, कई गाँव में हमने women agent लगाए थे because जो housewife थी जिसको पैसा मिल रहा है वो जाना नहीं चाहती थी to a agent in a store to withdraw money because she was not supposed to interact. So think about it. So in some places you will have even cultural associations like that, and in order to succeed, आप DPI सेट कर रहे हो. अब वो DPI could be identity led, account opening है, payments enable कर रहा है, money transfer enable कर रहा है. आपको किस टाइप का ecosystem चाहिए to make it happen? You need to understand the local cultural nuances. So that I think becomes a very important facet. And हम वहाँ पे कोशिश यही करते हैं कि local partners से deal करें, क्योंकि best to have somebody who's a local person to become part of the team and then work within the country. And how do you find as a local partners, कैसे क्या judge करते हो? So we actually look at local companies over there. In a lot of international projects that we are looking at, we also create a strong partnership alliance on the ground to say local partners who represent, you know, local communities and make them part of our solution over there. आपने बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज में काम किया है, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया भी डेवलपिंग इकोनॉमी में यू हैव बीन पार्ट, क्रिटिकल पार्ट ऑफ बिल्डिंग सो मेनी थिंग्स. इफ एनी यंग पर्सन जो ये देख रहा हो और जिसको खुद का एंटरप्रेन्योरियल स्टिंट स्टार्ट करना हो या किसी कंपनी में एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज लाना हो, डेवलपिंग इकोनॉमीज में अपॉर्चुनिटी कैसे स्पॉट करते हैं? क्या 2-3 ट्रेंड एनालाइज करो जिससे आपको लगता है कि यार ये करना चाहिए, इस जगह तुम्हारा करियर बन सकता है? हाउ वुड यू स्पॉट? आई वुड से एक तो अगेन कम्स टू द पॉइंट कि नेचुरली स्टार्ट फ्रॉम व्हाट इज आउट देयर दैट पीपल आर लुकिंग फॉर. कैसे पता करते हैं? अगर आप एग्जाम्पल मैं देता हूँ, मे बी आई कैन कनेक्ट अ फ्यू डॉट्स विद दैट. अगर आप देखिए एवरीवेयर नाउ कन्वर्सेशन इज अराउंड AI, कन्वर्सेशन इज अराउंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज. अब इसको आप हाउ विल यू ट्रांसलेट इनटू एक्चुअल यू नो कैपेबिलिटी फॉर हेल्पिंग पीपल आउट? क्योंकि DPI लेड स्टोरी है तो लेट्स कनेक्ट इट बैक टू दैट. वी आर नाउ डेज टॉकिंग अबाउट AI फॉर DPI. DPI तो ठीक है, आपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, तो जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि अब उसको आप कैसे कंज्यूम करोगे. एग्रीकल्चर का है तो एग्री रिलेटेड सर्विसेज कैसे आपको मिलेंगी, वेलफेयर है तो आपको कैसे मिलेगा. तो हम सब का अब एक एफिशिएंसी लेवल बाय डिफ़ॉल्ट बढ़ गया. अब क्वेश्चन ये है कि आप उसको कितना यूटिलाइज कर सकते हो और क्या क्या उस पर बिल्ड कर सकते हो. सो आई थिंक दैट इन माई माइंड इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी. Anybody who's looking at opportunities now has to think in a new world. Okay, what are the things happening and how you can convert that into an opportunity to serve people. Value creation, serving, the solution that you're going to provide, and then the business model. Yeah. Perfect. Thank you so much, sir. Thank you so much for answering all the questions. And thank you for doing what you do, because the stuff that you do is helping the country go forward. And a lot of people don't get to see this because you work on a back end to make sure that all the things that we do in our life on everyday basis go very smoothly. और हमें पता नहीं चलता. So thank you so much for doing this. Thank you, Raj. Thank you so much. Thank you. What is your reckless dream? Talk about it. Tell me about it. We went to Antarctica recently. Oh, wow. So we took a flight, actually went through Brazil, direct connection or otherwise. So we reached up till Chile. Achha. And वहाँ से you take a cruise. Okay. So these are again, I would say, specialized cruises because you are going through the Drake Strait. So that is what is supposed to be the roughest part in the world. तो वो Drake Passage वही है क्या? Drake Passage. Okay. So that's the Drake Strait. And you talk about the Drake Shake or the Drake Lake. So depending on the weather, you can be tossed up 40 feet or it's less 10 feet. मतलब 10, 40 anyway. एक बार
हिल जाता है तो हिल जाता है सब। थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। अब आपको 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बेहतर और वैल्यूएबल गेस्ट हम ला पाएंगे आपके लिए। नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और क्या गंदा लगा, ताकि हम वो मिस्टेक्स रिपीट ना कर पाए। एंड कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो वापस हमारे पॉडकास्ट पे, ताकि हम उन्हें लेके आएँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे पाएँ। एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि one conversation can change someone's life. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.